नमस्कार, मी प्राजक्ता. इंडी जर्नलच्या निवडणूक विशेष कव्हरेजमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप स्वागत. आपल्याला माहितीच आहे की सध्या आम्ही गुजरातमध्ये आहोत. गुजरातमध्ये वडोदरा असेल, छोटा उदेपूर असेल, अशा वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये आपण फिरतोय. तिथं आपण लोकांशी बोलतोय, काही ठिकाणी आपण राजकीय नेत्यांशी, उमेदवारांशी बोलतोय आणि जाणून घ्यायचा प्रयत्न करतोय की गुजरातचा कौल यावेळेस कोणाला असणार आहे, गुजरातच्या नागरिकांचं काय म्हणणं आहे, त्यांच्यामध्ये काय भावना आहे. आणि आज आपण आलेलो आहोत अंकलेश्वरमध्ये आणि इथं आपण भेटत आहोत मुमताज़ पटेल यांना. मुमताज़ जी जो है वो यहाँ से भरूच कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कई बार यहाँ जिन्होंने संसद में भरूच कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट किया है, अहमद पटेल जी की ये बेटी है और अहमद पटेल जी का नाम भरूच में, अंकलेश्वर में हर किसी के मुंह पे, हर किसी के ज़ुबान पे है. तो हम उनसे बात करके ये जानना चाहेंगे कि इस बार ये जो सीट है भरूच की, तो ये इंडिया अलायंस ने आपके आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को सौंपी है. तो ओवरऑल लोगों में क्या सेंटिमेंट है और इनका क्या कहना है, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि आप भरूच में है, आप अलग अलग जगह पे लोगों से मिली है, आपके लोगों से बात हुई है, कार्यकर्ताओं से बात हुई है. तो अभी इस वक्त सेंटिमेंट क्या है लोगों में? आपको क्या लगता है कि परसों इलेक्शन है तो क्या रिजल्ट आएंगे, ऐसे लग रहा है आपको? ज़मीं पे तो लोग बदलाव चाह रहे हैं बेशक, और काफ़ी एंथुजियाज़म है क्योंकि भरूच की बात अगर ख़ास करके करें तो पिछले 7 टर्म से भाजपा के सांसद रहे हैं. तो लोग चाहते हैं कि अब एक बदलाव आए और वो हम उम्मीद रख रहे हैं कि 7 तारीख को बूथ पे नज़र आएगा. तो भरूच कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, यहाँ पे आपके पिताजी की, अहमद पटेल जी की लेगेसी है, उनका बहुत काम है यहाँ पे. जैसे मैंने पहले बोला कि लोगों में वो काफ़ी लोकप्रिय थे. तो इस सब केस में ऐसी एक चर्चाएं चल रही थी यहाँ पे, जब उम्मीदवारी प्रत्याशियों की लिस्ट जब आई, उससे पहले ये चर्चा चल रही थी कि शायद आपको या फिर आपकी फैमिली में से किसी को यहाँ पे शायद कैंडिडेचर मिल जाएगा, लेकिन ये सीट इंडिया अलायंस ने आपके लिए छोड़ दी है. तो आपको क्या लगता है कि इसका इस चुनाव पे और चुनाव के नतीजे पे कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है, कुछ परिणाम हो सकता है? लोग जब से इंडिपेंडेंस मिला है, देश को स्वतंत्रता मिली हिंदुस्तान को, तो तब से कांग्रेस पार्टी और भाजपा, कांग्रेस पार्टी लड़ी है इस सीट पर. और पहली बार शायद ऐसा होगा कि हम सब के पास कांग्रेस का बटन होगा नहीं ईवीएम पे. तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, पर सेंटिमेंट लोग अंडरस्टैंड करते हैं, जानते हैं कि इंडिया अलायंस है और अलायंस के तहत पे बहुत सारी पार्टियां एक साथ आई हैं एक मकसद लेकर, जो कहते हैं लोकतंत्र को बचाने की, देश को बचाने की, और मोदी हटाओ देश बचाओ, ये एक नारा लेकर पूरा अलायंस साथ आया है. तो लोग समझते हैं कि बदलाव लाना है और यही ग्राउंड पे भी हम देख रहे हैं. तो बिल्कुल इंडिया अलायंस के तहत पे लोग ज़रूर वोट करेंगे. तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस हमने जो गुजरात में इलेक्शंस हुए लास्ट टाइम, असेंबली इलेक्शंस हुए, तब देखा था. और उस परफॉर्मेंस को नज़रिए में रखते हुए आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस का बटन नहीं है, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पे लोगों के बीच में नाम है, तो उस पे, और इंडिया अलायंस में कांग्रेस और आप एक साथ है, तो इस केस में आपको वोट जाएगा लोगों का? तो भरूच की जो सीट है उस पे वोट जाएगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है. तो लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी के नाम पर, इंडिया अलायंस के नाम पर बेशक वोट करेंगे. तो इंडिया अलायंस ने भावनगर और भरूच, ये 2 सीट आपको सौंपे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? आपको पता है कि ये 2 सीट स्पेसिफिकली छोड़ने के कारण? भरूच की अगर मैं बात करूं तो भरूच सीट तो पहले से ही आम आदमी पार्टी मांग रही थी, और जो अभी हमारे करंट कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, वो एक डेडियापाड़ा असेंबली है जो भरूच लोकसभा में आती है, वहाँ के धारासभ्य हैं, वहाँ के विधायक हैं. तो क्योंकि यहाँ पे एक आदिवासी और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन अच्छा स्ट्रॉन्ग बनता है, 5.5 लाख आदिवासी हैं हमारे यहाँ और करीबन 4 लाख मुस्लिम वोट्स हैं. तो अगर उसको मिला के देखें तो अगर ये कॉम्बिनेशन मैजिक वर्क करता है तो कोई भी कैंडिडेट जीत सकता है. 6 टर्म से हमारे पास मनसुख वसावा जी रहे हैं भाजपा से, जो कि एक ट्राइबल नेता हैं, और चेतर वसावा भी एक खूब ही युवा ट्राइबल नेता के नाम पर उभरे हैं. तो इस वजह से गठबंधन की ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि एक जो माइनॉरिटी वोट्स हैं ज़्यादातर भाजपा में नहीं जाते थे, कांग्रेस में आते थे. तो ये कॉम्बिनेशन आदिवासी के साथ मिला के एक विनिंग फॉर्मूला बन सकता है.
हम देख रहे हैं कि हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, उसमें ये कहीं पे दिखाई दे रहा है आदिवासी लीडर्स जो है, कुछ आदिवासी एक्टिविस्ट है, वो भी ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पे भाजपा सरकार से काफ़ी नाराज़ है। मतलब फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनकी पॉलिसी से यहाँ का आदिवासी जो कम्युनिटी है यहाँ की, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है, जो कायदे कानून में जो अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं उसकी वजह से उनको तकलीफ़ हो रही है। तो इसका गुजरात में कितना असर पड़ेगा? एक तरीके से देखा जाए, अगर आप 10 वर्ष केंद्र में मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे और यहाँ गुजरात में भी पिछले 28-30 वर्ष से जो राज्य सरकार रही है भाजपा की, तो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा वोटर्स हैं इनके पास वो शहर के हैं या मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास के होते हैं। भाजपा चूक रही है गरीब कमज़ोर लोगों की मदद में। योजनाएं बिल्कुल बहुत निकलती हैं, मैं इसके बारे में मना नहीं करूंगी, पर ये योजनाओं का फ़ायदा ज़्यादातर भाजपा के वोटर्स या उनके रिलेटेड लोगों के लिए ही होता है। अगर ज़मीन पे आप उतरें और डीप जाएं तो आप देखेंगे, आप अभी गुजरात में हैं, गुजरात की बात कर रही हैं, तो गुजरात मॉडल आपको बड़ा बेखूब दिख रहा होगा। ख़ास करके आप बड़े बड़े हाईवेज़ की बात ना करें, बड़े बड़े शहरों की बात ना करें, बट शहरों में भी आप देखेंगे अभी भी सड़क की तंगी है, बिजली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है। परसों सूरत शहर में थी मैं और बिजली गई 2 घंटा, आई नहीं वापस। लिम्बायत जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं थी जो कि नवसारी लोकसभा में आती है, वहाँ से CR पाटिल जी देश के हाईएस्ट मार्जिन से जीते हैं, पर जब हम चल के निकले थे बस्तियों में, गलियों में, तो सड़कों की हाल, लोग जिस हाल में रह रहे हैं। भरूच मैंने खूब, क्योंकि कांग्रेस के लिए हम बेस बना रहे थे, तैयारी कर रहे थे चुनाव के लिए, तो मैं खूब गांव घूमी हूँ अलग अलग, और मैंने देखा है कि बड़े बड़े जो घर हैं गांव में भी, जिनके परिवार NRIs हैं जो बाहर रहते हैं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे भरूच में ऐसे हैं जो बाहर चले गए हैं, पर उनके घरों के बाहर आप देखेंगे बड़े बड़े ड्रम हैं, क्योंकि पानी नहीं आता है तो उनको पानी भर के रखना पड़ता है। सड़कों पे आप जाएंगे, अभी आप शायद यहीं आई थी, तो यहाँ की सड़क आप देखिए, मेरे जब पिता थे तो ये सड़क हर 6 महीने में बना देते थे, पर अब जब से वो गए हैं ये सड़क बन नहीं रही है। पिछले 4 महीने से मैंने धरना के बारे में धमकी दी, मैंने बार बार कहा कि ये सड़क बनानी है, मैंने पिछले हफ्ते तक रिमाइंड किया कि ये सड़क नहीं बनी है, पर जो प्रॉब्लम आ रही है, हम जो देख रहे हैं, मीडिया सवाल विपक्ष से पूछती है, जनता सवाल विपक्ष से पूछती है, संसद में सरकार सवाल विपक्ष से पूछती है। तो आज सड़क नहीं बन रही है तो सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि पहले आप सड़क बनाइए, पर हम सत्ता में ही नहीं है तो हम सड़क कैसे बनाएंगे? तो जो गुजरात मॉडल दिखा के भाजपा ने पूरे इंडिया में एक उम्मीद जगाई थी, होप जगाया था, तो मैं चाहूँगी कि लोग, आप महाराष्ट्र से हैं, यहाँ वहाँ का लोकल चैनल है, आइए देखिए गुजरात मॉडल असली में क्या है। तो और आजकल ख़ास अगर आप भाजपा में हमारे प्रधानमंत्री को देखेंगे तो विकास की बात अब भूल गए हैं। आज बातें ये हो रही है कि आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस दी जाएगी, तो कंप्लीट मिस इन्फॉर्मेशन है, मिस गाइड करना है, लोगों को गुमराह करना है। तो इस तरीके से सरकार कब तक चलेगी? लोग अब देख रहे हैं, शुरू में शायद बहुत अच्छा लगता था क्योंकि एक फैंटास्टिक ओरेटर हैं, पर अब जो उनकी बातें हैं वो कोई सेंस नहीं बन रही है, क्योंकि आप ग्राउंड पे उसका कोई रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक फटीग सेट हो गया है, लोग तंग आ गए हैं, और जितनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ अगर निकाली भी होंगी, उससे लोगों के घर में ना महंगाई कम हो रही है, ना उनके बच्चों को नौकरी मिल रही है। तो असली मुद्दे इस बार 2024 के चुनाव में भी मैंने जो देखा है इतनी जगह जाके, रोटी कपड़ा मकान, बिजली सड़क पानी, ये होने वाला है। बिल्कुल। तो अभी भरूच के बारे में भी आपने कहा, तो थोड़ा सा भरूच की ओर वापस आते हुए, जब यहाँ पे कैंडिडेचर अनाउंस हुआ था तो उसके बाद हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखे थे, जहाँ पे हमने आपके स्टेटमेंट्स देखे थे, आपके भाई जो है फैजल जी, उनके भी स्टेटमेंट्स देखे थे, जिसमें आपने थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपने एक्सप्रेस किया था कि जैसे आपने कहा कि ये कांग्रेस का सीट हुआ करता था और अभी कांग्रेस का बटन नहीं है। तो इसके बारे में आपने किया था कि आप या फिर अहमद जी के फैमिली में से किसी को अगर यहाँ पे कैंडिडेचर मिलता तो शायद ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता, ऐसे इस तरीके के चीज़ें हमने मीडिया रिपोर्ट्स में काफ़ी देखी हुई है। तो वो नाराज़गी जो है वो है, अभी आपके दिल में वो नाराज़गी है क्या? नहीं, नाराज़गी फिर कहूँगी नाराज़गी नहीं थी, डिसअपॉइंटमेंट, अपसेट थी, क्योंकि हम लोगों ने आज तक कभी कांग्रेस के अलावा किसी और को वोट किया ही नहीं है, और कभी ये नहीं सोचा था कि जिस सीट से जिस भरूच
को अहमद पटेल के नाम से देश भर में लोगों को पता है कि भरूच नाम की सीट है। आज भी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरी वजह से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अहमद पटेल का होम टाउन रहा है। लोग जो हैं जानते हैं पूरे देश भर में कि भरूच इज़ ऑलवेज बीन एसोसिएटेड इनडायरेक्टली डायरेक्टली विद मिस्टर अहमद पटेल। तो उनकी सीट पर कांग्रेस लड़े ही ना, तो उस बात का डिसअपॉइंटमेंट रहा था। लेकिन जो आप पूछ रही हैं कैंडिडेचर की और ये सब बातों की, तो अब एक बड़ा मकसद लेकर सारी पार्टियां साथ आई हैं। तो पार्टी डिसिप्लिन, नेशनल इंटरेस्ट, जो भी कहें आप, वी आर ऑल लॉयल सोल्जर्स ऑफ द पार्टी, वी मूव ऑन लाइक दैट। तो एक थोड़ा सा सेंसिटिव सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी इसमें कि जब कुछ सालों पहले कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हो या फिर कुछ मीडिया पर्सन्स हो, उन्होंने ऐसे एलिगेशंस किए थे कि 2002 के राइट्स के बाद अहमद पटेल जी ने कहीं वो जो राइट्स हुए थे या फिर कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कवर अप करने में मदद की थी, ऐसे एलिगेशंस हुए थे। अभी कुछ टाइम पहले हमने एलिगेशंस देखे हैं कि जो तीस्ता सेटलवाड़ जी और दो जनों पे जो चार्जशीट SIT ने जो चार्जशीट लगाया, तो उसमें उन्होंने बोला है कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई थी 2002 के बाद यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो निकालने की, और वो कॉन्स्पिरेसी में भी वापस अहमद पटेल जी का नाम उन्होंने ऐड कर दिया गया है। तो आपको लगता है कि ये सारे जो कॉन्ट्रोवर्सीज है, और ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्ट्रोवर्सीज है, एक तरीके से हम अलग अलग है, ओपोजिट एंड्स पे है एक दूसरे के, तो उनके बारे में, इन एलिगेशंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और आपको लगता है कि इसका असर कहीं पे पार्टी हाईकमांड पे पड़ा है? मैं हमेशा कहती हूँ, अभी मैंने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी गुजरात में कहा था कि अहमद पटेल का नाम लिए बिना गुजरात में चुनाव हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं, जब वो जिंदा भी थे, तो एक पॉइंट आया था कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि अहमद पटेल को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर पोलराइज करना था। 2022 के चुनाव से पहले ये तीस्ता सेतलवाद वाला इशू आया था। हाल ही में 4-5 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने फिर अहमद पटेल को याद किया, क्योंकि उन्हें दुख हुआ कि अहमद पटेल का परिवार इस बार कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। गलत बात नहीं है, बिल्कुल दुख है कि कांग्रेस को वोट नहीं कर पा रहे, पर हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। तो अहमद पटेल आज भी, अब 4 वर्ष होने आए हैं कि वो नहीं है, तो जब जिंदा थे और नहीं भी है, मैं तो बोलूँगी कि 2029, 2034 जितने भी चुनाव आएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खोद के लाया ही जाएगा। पर ये सब बेसलेस एलिगेशंस हैं, क्योंकि तीस्ता सेतलवाद के टाइम पे भी मैंने कहा कि इतने वर्ष निकल गए, जब वो जिंदा थे तब क्यों नहीं इस चीज़ पे बात करी गई, तब क्यों नहीं उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए, बाद में क्यों? और रही बात, आपने जो पार्टी हाई कमांड की बात करी है, तो माय फादर्स लॉयल्टी इज़ लेजेंडरी। बोलते हैं दैट टुडे ऑल्सो ही वुड हैव बीन द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर द कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस में कोई नहीं भी बचता तो एक अकेले खड़े रहते, तो इसमें कोई दो राय ही नहीं है, एंड पार्टी नोज दैट वेरी वेल। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी हैज़ ऑलवेज स्टूड बाय हिम ऑल्सो। तो ये रूमर्स हमेशा से बेसलेस रहे हैं, पर कोई बात नहीं। अब मैंने सीखा है ग्राउंड पे आके कि विवाद में रहना भी एक अच्छी बात है। अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो अच्छा बुरा जो भी हो, विवाद में रहें, खबर में बने रहें। हम गुजरात की अलग अलग सीट्स पे, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में कुछ कंट्रोवर्सीज होते हुए देख रहे हैं। सूरत में जो हमने देखा, गांधीनगर की बात अभी हम इंटरव्यू से पहले कर रहे थे, तभी हमने की, और हमने उस पर रिपोर्ट्स भी देखे हैं कि गांधीनगर में भी इंटिमिडेशन हो रहा है। कांग्रेस के नेता वहाँ पे जो है, लोकल लीडर्स, उन पे तो हो रहा है, प्लस जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे, तो उनको भी कहीं इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए पुलिस सिस्टम को ही, मतलब पुलिसों को ही यूज़ किया जा रहा है, ऐसे एलिगेशंस भी लगाए हुए हैं बीजेपी पे। तो भरूच में क्या सिचुएशन है, या फिर भरूच के आसपास के कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है जहाँ पे आप गई हुई है, तो ऐसा दबाव वहाँ पे है कांग्रेस के लीडर्स पे, या फिर ओपोजिशन के जो भी वहाँ पे लड़ रहे हैं, तो उन पे कोई दबाव बना हुआ है क्या बीजेपी की ओर से? देखिए, सूरत में जो हुआ, इंदौर में हुआ, मैं तो उसको कहती हूँ लोकतंत्र की हत्या। और एक तरीके से ये जो सीट्स थी, ये बीजेपी जीत जाती, क्योंकि सूरत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पर आप मोरल डाउन कर रहे हो, आप एक तरीके का सस्पिशन क्रिएट कर रहे हो, आप लीडरशिप के बीच में टकराव क्रिएट कर रहे हैं। मैं कांग्रेस लीडरशिप के बारे में बात कर रही हूँ। गांधीनगर की आपने बात करी, तो अभी परसों ही हम कहीं थे और पता चला कि 80% माइनॉरिटी वोटर्स जो हैं, उनको उनकी वोटिंग स्लिप्स ही नहीं मिली हैं आज तक। ये चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। आप छोटे छोटे रिपोर्ट्स देखेंगे हर जगह, तो सर्टन एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ आपको पता है पॉकेट्स हैं जो भाजपा को वोट नहीं करेंगे, तो वहाँ पे
इंटिमिडेशन ज़रूर हो रहा है, वहाँ पे ये वोटर स्लिप्स की गड़बड़ हो रही है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम एक ग्राउंड पे चेंज देख रहे हैं, हमको दिख रहा है कि ज़मीन शिफ्ट हो रही है और इतना इजी नहीं है भाजपा के लिए, पर दिल जो है ना हमेशा इस बात से डरता है कि इनके पास इतना पैसे का पावर है और दबाव है कि कुछ ना कुछ आखिर में गड़बड़ करके मैनेज करेंगे ही। तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेंटिमेंट साथ में है, बट मनी और मसल पावर लेकर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो 100% मैं ये कहना चाहूँगी कि इजी नहीं है, इंटिमिडेशन है, यहाँ पे भी ज़रूर हो रहा होगा। भरूच में अभी आई हूँ इस बार, क्योंकि आम आदमी पार्टी लड़ रही है तो वो लोग अपने लेवल पे झेल रहे होंगे। इस वक्त हम लोगों के ऊपर कोई ऐसा एज सच दबाव नहीं है, पर आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पॉकेट्स हैं जो भाजपा को वोट नहीं करती हैं। तो भरूच की माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ पटेल फैमिली का हमेशा कनेक्ट एक रहा हुआ है। तो जो दबाव आप अभी कह रही है कि जो दबाव आ रहा है, जो दबाव पार्टी एक्टिविस्ट पे आ रहा है, लीडर्स पे आ रहा है, तो कहीं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में या फिर उनके कम्युनिटी लीडर्स में वहाँ पे वो दबाव है? ऐसी आप तक ऐसी खबर पहुँची है या फिर आप तक ऐसा किसी ने बताया है या फिर आपको ऐसी कोई समझ है कि ऐसा हो रहा है? बिल्कुल। इस वक्त जैसे मैंने कहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है तो मोस्ट प्रोबेबली जितना है आम आदमी पार्टी के ऊपर जो चल रहा होगा, पर एरियाज़ जो हैं वहाँ पे एक नज़र रखी जा रही है। 2022 की बात करूँगी क्योंकि खूब मैंने डिटेल में यहाँ पे अपने भरूच की असेंबलीज़ में प्रचार किया था। कंट्रोवर्शियल बात बोलूँगी, पर बोल देती हूँ शायद कैमरा पे। मैंने फ़ोन किया था रात को, वोटिंग से एक रात पहले, काफ़ी सारे दिल्ली में जर्नलिस्ट को, क्योंकि यहाँ खबर आ रही थी कि पुलिस वैन्स को इस्तेमाल करके अल्कोहल बांटा जा रहा था। तो जब हमको बोला गया कि आप वीडियो फुटेज दें, तो हमने जब कोशिश भी करी तो सामने से यही बोला गया पुलिस और इनकी तरफ से कि भाई हम कर रहे हैं, आप भी करो ना, हम आपको रोक कहाँ रहे हैं। तो एक तरीके से शासन का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आपके पास जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं कितनी जगह जाती थी उस वक्त मीटिंग्स में, और बोला जाता था कि इनको घुसने ना दें, अगर ज़्यादा लोग दिखेंगे तो लोग डर के आते थे। काफ़ी मीटिंग सीक्रेट में हम करते थे। वो लोगों को कहा जाता था कि भाई दिख गए, अगर मीटिंग में कहीं फ़ोटोग्राफ में दिख गया, कुछ हुआ तो बाद में उनके ऊपर धमकी, उनके ऊपर कोई ना कोई कहा जाती थी। तो अभी आपने जो कहा कि इतने सारे सवाल हैं, आपने कहा कि हम अपने व्यूअर्स को भी बताएं कि यहाँ का गुजरात मॉडल क्या है, इसका अगर असली चित्र है जो गुजरात में आके दिख जाएगा, ऐसा आपने अभी कहा। तो इसके बावजूद अभी हमने असेंबली इलेक्शन देखा जहाँ पे भी बीजेपी की ही सरकार आई, उनके अच्छे खासे एमएलएज उनके चुन के आए, और हर जगह पे जाती हूँ मैं वही पूछ रही हूँ कि इतनी अगर समस्याएं हैं तो भी वापस मतदान बीजेपी को क्यों हो रहा है, वोटिंग बीजेपी को क्यों हो रहा है? क्योंकि 2014 में भी हमने देखा, पिछली बार भी पूरा क्लीन स्वीप हो गया था बीजेपी का गुजरात में। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों हो रहा है? हिंदुस्तानी है ना, तो इमोशन पे चलते हैं, अकल नहीं लगाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशनल हम हो जाते हैं धर्म, जाति, इन सब चीज़ों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं कि उनकी असली समस्या क्या है, और उनको लगता है कि इमोशनल। और वही चीज़ आज अगर आप स्टेज पे देखेंगे, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि वो जो सबका साथ सबका विकास, आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये सब बातें हम भूल गए हैं। और हम बातें कर रहे हैं मंगलसूत्र, हिंदू मुस्लिम, एक भैंस इसको देगी, एक भैंस उसको देंगे। अब ये सब बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है कि वो ये सब बातें करें, फ्रिंज एलिमेंट करें, छोटे मोटे नेता करें, समझ आता है। पर इतना सब कुछ के बावजूद 10 वर्ष हमने एक लार्जर देन लाइफ गवर्नमेंट देखी है। आज सुबह किसी से मैं बात कर रही थी और वो बता रहे थे कि दिल्ली की बात कर रही हूँ, कि वो बता रहे थे कि दिल्ली में भी अभी लोग भाजपा के बारे में ही बोल रहे हैं। तो अगर आर्ग्यूमेंट करें तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि फिर भी एक लेवल पे वो लोग कुशन लाइफ जी रहे हैं। तो मैंने कहा हमारे जो हार्ड अर्न टैक्स पेयर मनी है, अगर हमारा पैसा डेवलपमेंट में यूज़ हो रहा हो, हमारे गरीब वर्गों के लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, तो वी डोंट माइंड पेइंग हाई टैक्सेस। पर हमारा टैक्स पेयर मनी यूज़ हो रहा है प्रोपेगेंडा और एडवर्टिजमेंट में। आप 10 वर्ष से देख रहे हैं कि एक लार्जर देन लाइफ इमेज बनाई जा रही है प्रधानमंत्री जी की और भाजपा सरकार की। दैट इज़ ऑल बीइंग डन। नाम सिटीज़ के चेंज कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ इमोशनल करने के लिए चीज़ें जो होती हैं, वो उसका खर्चा कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है हमारे
टैक्स पेयर मनी से। टैक्सेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं। आज कॉर्पोरेट्स जो टैक्स देते हैं उससे ज़्यादा तो मिडिल क्लास टैक्स दे रही है। आप अगर बैलेंस करके देखें, वी आर पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, एवरीथिंग। दिस इज़ ओनली फॉर दैट स्मॉल चंक ऑफ पीपल जो टैक्स भरते हैं। बाकी जो बेचारा गरीब है जो टैक्स नहीं भरता, उसको तो खाने के भी वांदे हैं, उसके पास नौकरी नहीं है, तो किस बात का विकास, किस बात की डेवलपमेंट? तो वेयर आर वी यूजिंग? आप, यू आर द रिचेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड। 10 साल आप पूछते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? आप 10 वर्ष में दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गए हैं, पर आप कर क्या रहे हैं? आप सीटें तोड़ रहे हैं, आप एमएलए तोड़ रहे हैं, आप एमपीज तोड़ रहे हैं, आप ये सरकार गिरा रहे हैं, वो सरकार गिरा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र कहाँ हुआ? इट इज़ ऑल मनी एंड मसल पावर, मिस यूज़ ऑफ योर पावर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो बट लोगों को ये बात पहुंच नहीं रही। अब लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं। आज सुबह एक छोटा सा क्लिप मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाला। वो बूढ़ी औरत थी किसी गांव की, बोल रही थी, भाई अगर हम मोदी को वोट नहीं देंगे तो वो हमें जेल में डाल देंगे, जैसे केजरीवाल को डाल दिया, इसको डाल दिया। एक भय भी है लोगों के अंदर कि हमारे गाँव से वोट नहीं निकले तो हमारे ऊपर ये लोग जुल्म करेंगे। तो फियर से भी लोग वोट कर रहे हैं, इमोशन से कर रहे हैं और फियर से कर रहे हैं, कॉमन सेंस से नहीं कर रहे हैं। एक इल्ज़ाम गुजरात कांग्रेस पे लगाया जा रहा है, और मैं कुछ एक्टिविस्ट से मिली, लोगों से मिली, तो उनसे ऐसे मैंने सुना है कि लोगों के साथ कनेक्ट नहीं है और कैंपेनिंग अग्रेसिव दिखाई नहीं दे रही है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब जितनी होनी चाहिए, जितना पुश करना चाहिए कांग्रेस ने पूरे राज्य में, उतना नहीं कर रहे, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसा इसलिए भी लगता होगा क्योंकि अभी कहा मैंने लार्जर दैन लाइफ, तो बीजेपी जो कैंपेन करती है वो लार्जर दैन लाइफ करती है बिकॉज उनके पास कोई पैसों की कमी नहीं है। कांग्रेस बेचारी कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रगल कर रही है। हमारे इतने स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं इस वक्त जो कंटेस्ट कर रहे हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से भाजपा करती होगी। जितना हम लोग बूथ मैनेजमेंट में पैसा देंगे उसका 5 गुना भाजपा देती है। तो जाहिर है कि देर इज़ नो बैलेंस in and there's no balance in the competition, you're not competing at the same level। पर जो ग्राउंड कनेक्ट की आप बात कर रहे हो, अगर मैं एज एन ऑर्डिनरी कांग्रेस के कार्यकर्ता बोलूं तो बिल्कुल हमें ग्राउंड कनेक्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं तो मानती हूं कि आप छोटे छोटे पॉकेट्स में जाके छोटे ग्रुप्स में लोगों से बात करें, कनेक्ट करें। जो हमें इतनी बड़ी बड़ी सभाएं करते जो आप बोल रही हैं कि अग्रेसिव, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है सोशल मीडिया पे, और भीड़ दिख जाती है और एक फुटेज बड़ी अच्छी मिल जाती है। बट हाउ मच डज दैट रिजल्ट इन वोट्स? आई डोंट नो, क्योंकि एक बस वो देखने की चाह होती है, सेलिब्रिटी फैक्टर होता है, तो लोग भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। पर मैसेजिंग जो है वो उस मंच से क्लियर पहुंचता है नहीं पहुंचता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो ग्राउंड कनेक्ट होता है कि जब आप अंदर घुस के छोटे पॉकेट्स में लोगों से मिलें और डायरेक्ट कनेक्ट करें। उस बात पे मैं ज़रूर अपने छोटे से लेवल पे पार्टी को बोलूँगी कि हमें ये ज़्यादा करना शुरू करना चाहिए और 5 वर्ष पूरा करना चाहिए, नॉट इलेक्शन से 1 महीना पहले। जी, पूरा टाइम ये जी जी जी, कंटिन्यूस इंटरेक्शन ऑन द ग्राउंड विद पीपल। तो इस बार आपको क्या लगता है, जैसे पिछली बार क्लीन स्वीप हुआ था, तो इस बार इंडिया अलायंस को चांस है गुजरात में, और कितने सीट आएंगे ऐसे? क्लीन स्वीप तो नहीं होना चाहिए। वी आर वेरी वेरी होपफुल कि इस बार मोदी जी हैट्रिक नहीं करेंगे। कितने सीट आएंगे आपको लगता है? ये अब 4 जून बताएगा। आई नेवर गेट इनटू दैट बिकॉज बाद में क्या होता है फिर वो कट पेस्ट करके देखा गई। So, मैं भी अभी मीडिया मैनेजमेंट सीख गई हूँ। यस, थैंक यू सो मच। आपने आपका वक्त हमें दिया और हमसे इतनी सारी बातें की। हम आपसे आगे भी ज़रूर कनेक्टेड रहना चाहेंगे। येस, थँक्यू। तर या होत्या मुमताज पटेल. आपण ह्यांचा इंटरव्ह्यू इंडी जर्नल या आमच्या यूट्यूब चॅनलवर बघताय. आम्ही निवडणूक विशेष बरीच कव्हरेज केलेली आहे. वेगवेगळे इंटरव्ह्यूज आहेत, काही रिपोर्टाजेस आहेत. ते सर्व बघण्यासाठी हे चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर हा व्हिडिओसुद्धा लाईक करा, शेअर करा आणि पाहत रहा इंडी जर्नल.